दारू नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे हम। आज तक दारू के चक्कर में बेड पर पड़े हुए हैं। 1 तारीख को बंद नहीं होता जो हॉस्पिटल में आते हैं हम। हॉस्पिटल आके तो हम पागल हो गए हैं। यहाँ खाली सुइयाँ इंजेक्शन लग रहा है हमारा, न पैसा नहीं मिल रहा है, न खाना के चक्कर में भूख लग रहा है। नशेबाज खुद तो मरता नहीं है, पर अपना पूरा परिवार मार देता है। अफसोस होता है, रोना भी आ जाता है। मैं तो सब कुछ बिगाड़ के, सब कुछ उजाड़ के आया हूँ यहाँ पे। नशा करने के समय मेरे को नहीं लगता था कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंसान होने पे मेरे को शर्मिंदगी होती है। नशा ऐसा है कि मतलब पैसा भी ले जाता है, इज्जत भी ले जाता है, परिवार के 2-3 सदस्य भी ले जाता है। स्कूल के टाइम में, क्योंकि जब मैं स्कूल में गया था तो मैंने अपने सीनियर से सीखा था, क्योंकि मेरे से बड़े सीनियर थे, वो भी बियर वगैरह विस्की वगैरह पीते थे। तो मैं उनको देखा देखी मेरे को भी बियर शुरू करी, बियर का विस्की में कन्वर्ट हो गई, पता नहीं लगा। और फिर मेरे को सारे मोल जो मिला ना, विस्की वाला ही मिला, शराब पीने वाले ही मिले। आगे जो फ्रेंड मिले वो भी शराब पीने वाले मिले, और मेरी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती ही गई। फिर ये एक अट्रैक्शन है। बोले पहली बार जैसे फ्रेंड सर्कल में पी ली तो मज़ा आया तो शुरू हुई। अब उस टाइम में थोड़ी मालूम था कि ये इस जगह तक लेके आएगी, क्योंकि इस चीज़ की नॉलेज तो थी नहीं, पता ही नहीं था। मज़े में शुरू कर दी, मज़े में पीते गए और बढ़ती गई। कुछ दोस्तों में बैठ के, कुछ मतलब फैमिली में फादर अल्कोहल लेते थे तो उनके साथ उनकी कभी कभी उठा के ले लेता था मैं, वहाँ से लत लग गई। मेरा डेली का 600-700 गोलियाँ होती थी 1 mg की, और 60 शीशी वॉरेट्स की, जो मैं रोज़ डेली लेता था। मतलब नशे का जो मेरा डेली का खर्चा था वो 7 से 8 हज़ार रुपये था। सोशल ड्रिंकर था। सोशल ड्रिंकर से कब मैं एडिक्शन में आ गया मेरे को नहीं पता लगा। मेरी क्रेविंग होती थी, मेरे को कोई ना कोई जुगाड़ चाहिए था शराब के लिए। मेरे को जो कुछ करना पड़े मैं सब करता था। घर में चोरी भी करता था, जो मेरे को कर सकता हूँ ना वो सब करता था। फाइनेंस के ब्याज पे पैसा उठा लेता था मैं, 20-20% में मैंने ब्याज पे पैसे लिए हुए शराब के लिए। मैंने अपने घर से गोल्ड भी चोरी किया हुआ है शराब के लिए। ऐसी क्रेविंग होती थी मेरे को। मैं खुद से ही मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की बुक थी, उसके ऊपर खुद ही लिख के खुद ही गोलियां ले आता था। केमिस्ट वाला था एक, केमिस्ट वाले को भी मैंने वीड का, गांजे का एडिक्ट बना दिया था, तो वो मैं उसको गांजा पिलाता था तो वो मेरे को नशे की गोलियां देता था। नशे के दौरान अपने बड़े भाई पे हाथ उठा देना, मम्मी को गालियाँ देना, वो आज भी सोचता हूँ तो फिर रूह कांपती है। शरीर गिरता ही जा रहा था। मेरे को लीवर की प्रॉब्लम हुई। इस कदर इस स्टेज पे पहुंच गया था कि डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था। पैसे पापा से हो गए, उनसे वाइफ के पर्स में से मांगता हूँ, सबसे मांगता था। जॉब अगर जाता था महीने तो मैं काम पे छोड़ के बैठ जाता था, आराम से बैठ जाता था। मेरे पास नहीं होते थे पैसे, चोरी कर लेता था। नीचे पापा की शॉप है, वहाँ से चोरी भी कर लेता था। ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था मैं, ज़्यादा गाली गलौज, क्योंकि उस टाइम पे मैं नशा करके थोड़ा तो दिमाग मेरा सुन हो जाता था, लेकिन दिमाग में अगर नशा ही नहीं है, मेरे को नशा ही नहीं चढ़ा, तब और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था मैं। और मैंने ये चांसेस बहुत कम होते थे कि मैं 2-3 घंटे भी नशा नहीं किया हुआ ऐसे, मैं तो अगले दिन तक का बना लेता था सामान। मेरी ज़िंदगी में जितने भी काम हुए गलत, वो सारे नशे की वजह से ही हुए हैं, क्योंकि 17 साल की उम्र से पहले मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई भी गलत काम किया हो। पर नशे में पढ़ने के बाद मैंने इस दुनिया में जितने गलत काम होते हैं, चोरी, लड़ाइयाँ, जितने भी होते हैं, किसी का भी सर फोड़ देना, जो भी,
सब मैंने नशे में पड़ने के बाद ही की। अफसोस होता है, रोना भी आ जाता है। अफसोस घटना की यही है कि मैं पहले वाला रहा ही नहीं। मैंने शराब पी के अपनी लड़की की छोटी गुल्लक होती है ना, जिसमें बच्चे गुल्लक रख के पैसे रखते हैं, अपनी मेरी भाई जिसमें उसके गुल्लक के पैसे रखती है, जो कंजकों के वगैरह के, नशे के अंदर आया। तब मेरे को नशे के बाद थोड़ा जुआ खेलने का भी शौक़ था। मैंने जुए के लिए उस लड़की के ना गुल्लक तोड़ के सारे पैसे निकाल के ले गया था। और जब मैं हार होर के मतलब जैसे भी आया था, नशे में था, आके मेरी वाइफ ने पूछा यहाँ गुल्लक रखी थी कहाँ गई। मतलब मैंने उसी को आते ही हाथ उठाया, उसमें थप्पड़ मारे, मतलब मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। मतलब ऐसी हरकतें करी नशे के अंदर, मैंने उसको बहुत मारा। उसमें 2-3 थप्पड़ गालियाँ गलोच, मतलब रोड तक इतनी गंदी गालियाँ बकी कि रोड पे दुनिया तमाशा देख रही थी। मेरे पापा ने आके मेरे को समझाने लगे, उनको सुनाया, उनको गालियाँ बकी। फिर मेरे को जब 1-2 दिन बाद जब नशा टूटा ना, तभी रियलाइज़ हुआ वो पैसे थे किसके, मेरी लड़की के पैसे थे, गुल्लक के, जो छोटी बच्ची है उसके पैसे उठा रखे थे मैंने। बर्ताव तो मेरा बुरा था ही घर वालों के साथ, लेकिन उनको एक विश्वास था कि मैं कुछ काम कर लूँगा। उन्होंने मेरे लिए टैक्सी, मैंने बोला कि मेरे को टैक्सी चलानी है, तो उन्होंने मेरे लिए पैसे खर्चे, डाउन पेमेंट भरी 2.5 लाख रुपए, और टैक्सी के लिए मेरे को बोला कि चल तू स्विफ्ट डिज़ायर है ये चला ले। मेरा उन्होंने लाइसेंस बनवाया, कमर्शियल लाइसेंस, और बैच बनवाया। उसके लिए 6 महीने तक मैंने वेट किया, सब कुछ हो गया। उम्मीद थी मैं चला लूँगा, लेकिन फिर मैंने पहले दिन चला के नशे में चला रहा था, नशे में गाड़ी ठोक दी, और फिर 2-3 बार फिर ठोक दी, जितनी बार भी लेके गया था। उसके बाद मैं गाड़ी चलाने से डर गया था और उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी मैंने। इस चीज़ पर मेरे को बहुत अफसोस है। लोग सोचते हैं कि ये जो हम नशा करें तो आदत है, आदत आदमी कभी भी छोड़ सकता है, बट एक्चुअली क्या आदत हम छोड़ सकते हैं? हमारे को कोई भी आदत पड़ती है तो छूटनी आसान नहीं होती। उसका बायोलॉजिकल बेसिस है, उसका दिमाग की नसों से लिंक है, उसके रसायन से लिंक है। ब्रेन में केमिकल होता है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जिससे हमारे को खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। ये जब हम अल्कोहल लेते हैं या हम कोई अफीम या गांजा या सिगरेट लेते हैं तो ये कई गुना बढ़ जाता है। सपोज़ आप सारे साल मेहनत करो एक रिवॉर्ड के लिए, और आपको रिवॉर्ड मिला, आप स्टेज पे आए, तालियां बजी, जो खुशी आपको मिल रही है ना, डोपामिन रिलीज हो रहा है। वही खुशी में तब मिलती है जब हमें फेसबुक पे लाइक्स मिलते हैं, राइट, इंस्टेंट लाइक मिलते हैं। अल्कोहल या हम कोई भी नशा, सिगरेट हो गया या अफीम या गांजा, कोकेन हो गया, उससे वही डोपामिन कई गुना मिलता है बिना कुछ करे। आपने सिर्फ वो नशा किया और तुरंत 10 गुना 20 गुना बढ़ गया। जिसके लिए आप सारे साल मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ आपको 2 मिनट में, 4 मिनट में मिल गई। इसलिए वो बहुत एडिक्टिव होता है। ये नशा के बाद ही अपराध होता है। अपराध हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, बिना नशे के भी हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं अगर देखें 70-80% जो अपराध हो रहे हैं, कई रीज़न है उसके, मगर 70-80% वो नशा के बाद है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से रोड एक्सीडेंट्स हैं, दे फॉर्म अ वेरी सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ एक्सीडेंट्स, दिल्ली में ही नहीं और सिटीज़ में भी और दुनिया में भी। तो इसलिए ये तो ज़रूरी बात है ही है कि जब आप ड्राइव करते हैं तो आप ड्रिंक करके ड्राइव ना करें, क्योंकि आप अपने आप को ही नहीं, आप दूसरों के लिए भी डेंजरस साबित होते हैं, और जो आपके साथ बैठे हुए हैं गाड़ी में, वो ज़बरदस्ती में उसके भी विक्टिम बनते हैं। जब हम नशा करते हैं, नशा करने से माइंड एक्सपैंड होता है, अजीब से एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस आते हैं, उसलिए लोग खींच रहे हैं इसकी तरफ। जो चीज़ हम शायद मेडिटेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं, या हम भगवान का ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं, या औरों की हेल्प करने में प्राप्त कर सकते हैं, वही चीज़, उसी सुख को पाने के लिए लोग नशा कर रहे हैं। सबसे पहले तो रिकॉग्निशन। बहुत बार लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, उनके जो घर वाले हैं उनको नशे की प्रवृत्ति है, वो उसको दबाते हैं। लोग ये नहीं समझते बीमारी है। अगर कोई बंदा लगातार कर रहा है और वो अब रोक नहीं पा रहा अपनी इच्छा के बावजूद, तो इसका मतलब बीमारी है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, वो कहे कि मैं डायबिटीज़, शुगर को मैं कंट्रोल कर लूँगा सिर्फ विल पावर से। सिर्फ विल पावर से कंट्रोल नहीं होगी, आपको दवाई भी चाहिए। तो घर वालों का समझना चाहिए, कोई भी बंदा जो नशा छोड़ ही नहीं पा रहा, बार बार प्रयत्न होने के बावजूद, और उसको डिनाई करते नहीं मैं कल से छोड़ दूंगा, नहीं मैं कल से छोड़ दूंगा, और ऐसा करते करते महीनों या साल निकल गए,
उसको आपको ज़रूर लेके आना चाहिए किसी मनोचिकित्सक के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, असेसमेंट के लिए। हम देख के बता देंगे हाँ इस पेशेंट को ज़रूरत है नहीं है, बातचीत करके। अगर उसको ज़रूरत है तो फिर वो उसको इलाज प्रॉपर कराएं। बहुत बार लोग क्या करते हैं, 4 साल 10 साल से नशा कर रहे हैं, डॉक्टर के पास आए, सोचते हैं 10 दिन में हम ठीक हो जाएं। 10 दिन में नहीं ठीक होंगे। कोई चीज़ 10 साल से चल रही है शरीर में, उसको निकालने में कुछ टाइम लगेगा, 6 महीने 1 साल लगता है। हो सकता है इसमें बार बार आदमी छोड़े, लेकिन आप उसको बार बार डॉक्टर के पास लेके आओ। वो लड़ाई लड़ते रहना ज़रूरी है। एस्टीमेट के हिसाब से जो लोग नशा छोड़ते हैं उनको 6 से 7 बार लगता है प्रॉपर छोड़ने में। तो मेरा तो ये मानना है कि जितनी सी जल्दी हम इस चीज़ को समझ के और इस पर नया कानून ला के और इसी को रोकथाम करेंगे, और अगर हम रोकथाम कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने देश में जो युवक हैं, जो यूथ है, जिस हम बड़ा गर्व है हमारे देश को कि सबसे ज़्यादा यूथ हमारे विश्व में, हिंदुस्तान में, उनकी ज़िंदगियों से हम नहीं खेलेंगे। वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो अपने लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा डेट्रीमेंटल होता है, और उससे घर में जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो अफेक्टेड होती है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ती है, अदर सोशल इवल्स बढ़ते हैं। तो पर्सनली मेरा तो यही मानना है कि नशा ना करें तो वो सबसे अच्छी स्थिति है, और जो नशा नहीं करता है उसकी जीवन में अंततः जो रेगुलर जीवन है वो ज़्यादा ठीक और अच्छा ही रहता है। सबसे ज़्यादा है कि फैमिली को ज़िंदा देखेंगे, फैमिली को मरते हुए नहीं देखेंगे, और सबसे अच्छा है कि खुद खुश रहेंगे, खुद के बारे में ध्यान रखेंगे और खुद को मतलब ये नशे की बीमारी से मुक्त कर पाएंगे। ये आधी लाइफ तो अब ख़त्म कर चुके हैं, अब जो बची हुई लाइफ है उसको सही करना है, सेट करना। मैं अपनी गली में भी होता था ना, तो गली के सारे गेट बंद हो जाते थे कि भाई नशेबाज आ रहा है, फटाफट गेट बंद कर लो, बेफिजूल में गालियाँ देगा या मारेगा किसी को, तो वो सब अपने अपने बच्चों को छुपाते थे, हट जा, इसकी तरह नहीं बनना। और आज समाज बोलता है कि भाई बनना तो फिर ऐसे ही बनो, कि कुछ करो ऐसा कि यहाँ पे मिसाल बनो। तो आपने देखा कि नशा जो है इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। नशे की ये जो आदत है ये आखिरकार कैसे पड़ती है और इसके क्या अंजाम होते हैं, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी अग्निवेश जी। अग्निवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी ने बहुत सारा काम किया है नशा मुक्ति के बारे में। तो स्वामी जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि नशे की जो बीमारी है, जो आदत है, जो लत है, इसको लेके बहुत समय से आंदोलन चल रहे हैं। इनफैक्ट गांधी जी ने भी ये आंदोलन चलाया था, लेकिन ये प्रॉब्लम अब तक है, इसका कारण क्या है? देखिए, सब धर्मों की ये मान्यता है कि परमात्मा जब हमें जन्म देता है तो मनुष्य का जीवन और जन्म सबसे श्रेष्ठतम है, और मनुष्य जब हम बनते हैं तो मननशील होकर के हमें बुद्धि विवेक मिलता है, और कोई भी चीज़ जिसके सेवन से, जिसके ग्रहण से, सूंघने से विवेक कुंठित होती हो और वो सुस्त पड़ जाती हो, विवेकहीनता की तरफ व्यक्ति जाता हो, बेहोशी की तरफ, वो मनुष्य धर्म के विपरीत है, वो मननशील नहीं रह जाता। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जब जगाना चाहा हिंदुस्तानियों को, तो उन्होंने शराब को कहा ये अंग्रेज के बाहर हटाए जाने से भी ज़्यादा ज़रूरी शराब का हटाया जाना। इसलिए कस्तूरबा गांधी खुद औरतों को लेकर के पिकेटिंग करती, ललिता शास्त्री करती थी, और इस प्रकार से सारी महिलाओं की फौज खड़ी हो गई। महिलाओं के नेतृत्व में शराबबंदी आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व के आज़ादी के लड़ाई का हिस्सा बन गया। अब ये सब चीज़ें होते होते हमारा जब संविधान बनता है भारत का, तो उसमें धारा 47 डाली जाती है, और ये कहा जाता है कि शराब जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, हमें जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसके विपरीत है। इसलिए सरकारों को जहाँ एक तरफ न्यूट्रिशियस फूड के करने पड़ेंगे उसके उपाय, वहाँ दूसरी तरफ और पूर्ण शराबबंदी लागू करनी पड़ेगी। अब ये तो था हमारे भारतीय संविधान का जो 1950 में आया,
लेकिन इसी दौर में लोगों ने सोचा कि हमारे पास एक तरीका है आमदनी का जो पहले से चला रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने से, तो इसको हम क्यों छोड़ दें। तो शुरू के जो हमारे गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हटाओ और तुम्हें आमदनी का जरिया चाहिए तो सेल्स टैक्स शुरू करो। लेकिन सरकारों ने क्या किया, सेल्स टैक्स भी रख लिया और शराब की आमदनी भी रख ली। लेकिन सरकारों ने क्या तरीका निकाला कि नकली शराब मत पियो, गंदी शराब मत पियो, जहरीली शराब मत पियो, हम तुम्हें एक अच्छी लाइसेंस्ड शराब देंगे अपनी दुकानों के माध्यम से। तो शराब की दुकानों को नीलाम करने का, ऑक्शन करके और उनको एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का, ये सारा सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। और फिर शराब जो थी वो बढ़ती चली गई। सरकार को आमदनी भी बढ़ती गई इससे। सरकारों ने, प्रांत की सरकारों ने देखा कि ये तो हमारे लिए एक अच्छी आमदनी का जरिया है, विकास करना है, सड़कें, बिजली, पानी ये सब लाना है, तो हमको आमदनी का जरिया शराब सबसे सूट करता है। इसी दौर की बात मैं बता रहा हूँ। नया प्रांत बना हरियाणा 1966 के 1 नवंबर को, और 67 के अंत में मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जहाँ मैं पढ़ाता था बिजनेस मैनेजमेंट, लॉ वगैरह, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, वो छोड़ करके और एक सन्यासी के रूप में मैं हरियाणा आया 1968 में। 68 में ही हम लोगों को लगा कि हरियाणा में किसान बहुत गरीब हैं और उनका शोषण हो रहा है और उनकी हालत अच्छी नहीं है, तो कुछ परिवर्तन आना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में, वहीं गुरुकुल है यूनिवर्सिटी के साथ लगता हुआ, वहाँ हम 200 नौजवान इकट्ठे हुए और आध्यात्मिक विचारों को लेकर के 200 नौजवान निकल पड़े नंगे पैर दिल्ली के लाल किले की तरफ। तो 18 दिन हम पैदल चलना, गांव-गांव से, खेतों खलिहानों से गुजरते हुए हम आते। जब हमारे भजन प्रवचन वगैरह होते, हम उनसे ये बात पूछते कि आप लोगों की क्या समस्या है, हम क्या सेवा करें आपकी। तो बहुत कहने पर एक आध बुजुर्ग या एक आध माँ बहन खड़े होकर के ये कहते कि यदि इतना ही आपको सेवा करनी है हमारे गांव की, तो ये जो गांव के कोने में एक खोखा लकड़ी का कमरे जैसा बना करके, और उसमें तो वो शराब का ठेका है, उसको हटवा दीजिए। बोले जी, जब से ये ठेका आया है तब से हमारे पूरे पारिवारिक जीवन को इसने तबाह कर दिया है और अपराध भी बढ़ रहे हैं, बुरा हाल है हमारे गांव का, इसको हटवा दीजिए, बस ये बड़ी सेवा होगी। तो हमने पूछा उनसे कि ये रखा किसने, बनाया किसने इसको? बोले सरकार ने। तो आप सरकार से कहिए कि हटवा दे। बोले सरकार नहीं सुनती हमारी। तो हमें जब बार बार गांव में ये बात सुनने को मिली कि शराब से लोग परेशान हैं, तो हमने उसी यात्रा के दौरान ही शराब के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। हमने जितने विधायक थे, उस समय 72 के लगभग विधायक होते थे, अब तो 90 हो गए, तो उनके मेजॉरिटी से 50-60 से हमने सिग्नेचर करवाए। सारा हमको बड़ी खुशी हुई कि मेजॉरिटी ने लिख करके दे दिया। हमने जब चौधरी साहब को दिया, मुख्यमंत्री जी को, वो बड़े मतलब कुछ गुस्से में और कुछ वैसे व्यंग में उन्होंने कहा अच्छा आप लोग लेके आए हैं। उन्होंने फाड़ करके हमारे सामने और कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं जानता हूँ कैसे विकास करना है, कहाँ से आएगा पैसा, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। तो उन्होंने हमें मोढ़े कहते थे, साधु लोगों को मोढ़े बोलते हैं हरियाणा में। हाँ, मोढ़े सिखाएंगे मन्ना कैसे विकास करना है। स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि नशा मुक्ति के या शराबबंदी के जितने अब तक आंदोलन हुए हैं, उसमें हमने देखा है कि महिलाएं ज़्यादा आगे हैं। पुरुषों की जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो काफ़ी कम है। ऐसा क्यों है? ये कोई जेंडर बेस्ड मुद्दा तो है नहीं? क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हैं, पुरुष पीता है। हमारे भारत की कुछ संस्कृति है ऐसी कि यहाँ महिलाएं शराब नहीं पीती, या बहुत कम है महिलाएं
बहुत जो आजकल की सोशल एलीट टाइप की हैं, आधुनिक ज़्यादा, वो पीती हैं। आम तौर से गांव की मेहनत करने वाली जो औरतें हैं वो शराब नहीं पीती, लेकिन शराब पिए हुए पति के हाथों पिटती हैं, शराब पी के हाथों बलात्कार के शिकार होती हैं। तो शराब उनके लिए खतरा है, शराब उनके लिए शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जगह जगह पर शराब के खिलाफ यदि किसी के अंदर रोष है, गुस्सा है, एक पूरे समुदाय के ढंग से, तो वो महिलाओं में है। हमने भी जब बहुत आंदोलन करते करते हरियाणा में हमें आखिरी में जाकर के बहुत सालों के बाद सफलता मिली, और वही चौधरी बंसी लाल जो पहले हमारे विरोध में थे, उन्होंने हमारे आंदोलन के उस प्रभाव को स्वीकार करके जब वो कांग्रेस से निकाल दिए गए और उन्होंने नई पार्टी बनाई, हरियाणा विकास पार्टी, और उसको लाना था सत्ता में, तो उन्होंने ये मुद्दा बना लिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो शपथ ग्रहण करने के साथ ही शराबबंदी की घोषणा करूंगा। और सचमुच में लोगों ने उन पर विश्वास करके उनको जिता दिया, और वो जीतते ही शपथ ग्रहण जब किया तो उसी समय डिक्टेट कराया कि कल से पूर्ण शराबबंदी हरियाणा में, और सख्ती से लागू किया। स्वामी जी, आपने हरियाणा में शराबबंदी की बात कही, लेकिन एक कुछ रिपोर्ट्स में देखा जाता है, नेचुरली गवर्नमेंट की नहीं है वो रिपोर्ट्स, उनमें देखा जाता है कि इन दोनों राज्यों में, जब हरियाणा में शराबबंदी थी और गुजरात में अभी चल रही है, शराब की बिक्री ज़्यादा हो रही है। ये जो चारों तरफ के राज्य जैसे पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी बॉर्डर, राजस्थान, सारा हरियाणा के चारों तरफ, अब इंटरनेशनल बॉर्डर तो है नहीं कि सील किए हुए हैं, ये तो पोरस बॉर्डर हैं। एक गांव और स्कूल के बच्चे सुबह इधर पढ़ने आ रहे हैं और शाम को जा रहे हैं, तो अपने थैली में ला करके 2 बोतल बेची और उसमें से इनकम करके ले गए। तो ट्रकों का आना जाना, ये सब हरियाणा में वो स्मगलिंग के बढ़ने से क्राइम भी बढ़ने लगा, और उससे सरकार घबरा गई और उन्होंने 1.5-2 साल के बाद शराबबंदी का कानून हटा लिया। आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव, वहाँ भी हम लोगों के आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने शराब बंद की, उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने उसको हटा दिया। तो अब ये सारा खेल हम देखते देखते इस नतीजे पे पहुँचे कि एक एक राज्य में जब तक आप, चाहे गुजरात हो, आंध्रा हो, हरियाणा हो, कहीं भी स्मगलिंग की वजह से आप परेशान रहेंगे, पूरा लाभ नहीं होगा 100%। इसलिए ज़्यादा अच्छा है अब इसको नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर, अब हमारा आंदोलन चल रहा है नशा मुक्त भारत आंदोलन। स्वामी जी, हमारे देश में अक्सर देखा जाता है कि एक प्रदेश तो शराबबंदी की घोषणा कर देता है, लेकिन उससे सटा प्रदेश, वहाँ पे शराब मिल रही है। तो क्या ऐसे आइलैंड डिसीजंस, जैसे बीच बीच में एक प्रदेश है वहाँ शराब नहीं मिल रही है, दूसरा प्रदेश है वहाँ मिल रही है, तो ऐसे चलन से शराबबंदी का जो मूवमेंट है उस पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर इसका बंद होना, और तभी वो अच्छी तरह लागू होगा। इसीलिए बिहार में लागू होने के बाद उसके मुख्यमंत्री बार बार झारखंड जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, उनसे भी कह रहे हैं आपकी बॉर्डर सीमाएं लगती हैं, आप लोग भी बंद कराइए। और हम उनको कह रहे हैं कि केवल झारखंड और यूपी से नहीं चलेगा, पूरे देश में बंद कराना होगा। स्वामी जी, शराबबंदी को लेकर एक ये भी विचार है कि शराब से जो हमको राजस्व प्राप्त होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, और अगर हम शराब बंद कर देते हैं तो हमारी 2 इंडस्ट्रीज़, पर्यटन इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री जैसे होटल इंडस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? बिहार का मॉडल इस समय बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। 16 से शुरू किया था, 17 में आते आते 1 साल पूरा हुआ, और उन्होंने पूरा जब विवरण रखा है तो कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए की बचत लोगों ने की। जो शराब पर खर्च करते थे लोग, तो उसमें से थोड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में आमदनी आती थी, लेकिन टोटल पैसा जब लोगों के हाथ में बचने लगा तो उस पैसे को वो हवा में फेंक तो नहीं दे रहे, वो कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं। तो खर्च कर रहे हैं तो वो सामान खरीद रहे हैं, कोई कपड़ा, जूता, साबुन, दिया सलाई, कोई साइकिल, गाड़ी या मकान बनवा रहे, पढ़ाई, खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं, तो खर्च हो रहा है। उसके सेल्स टैक्स के द्वारा सरकार को
और आमदनी होनी शुरू हो गई, और दूसरी तरफ लोगों की सेहत अच्छी हो गई, उनके काम करने के घंटे बढ़ गए, घर के अंदर कलह होता था वो शांत हो गया, एक्सीडेंट कम हो गए। तो हर चीज़ में सरकार का अपना जो आकलन आया है कि ये तो वरदान है। स्वामी जी, देखा गया है कि जैसे जैसे हमने प्रगति की है, हमारी ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है, और इस तेज़ रफ्तार में तनाव भी एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया है। और इस तनाव से निजात पाने के लिए कई लोग नशे का सहारा लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इस मानसिक तनाव को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं तो शायद ये समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है? हम जिन चीज़ों को समाधान मान रहे हैं वो समाधान न हो करके वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। समस्या इसलिए बन जाती है कि शराब एक ऐसी चीज़ है कि आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो महसूस हुई, लेकिन जब वो नशा उतर लेता है तब आप और ज़्यादा एक डिप्रेशन के मूड में जाते हैं और ढीले हो जाते हैं। स्वामी जी, हालांकि अब तक इस पे ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द हाई टाइम कि सरकारों को जनता के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, अब तो डिप्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। डिप्रेशन जो है वो किलर डिजीज़ हो गई है, लाखों लोग मर रहे हैं डिप्रेशन की वजह से। तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और इसी के लिए योगा, प्राणायाम, सत्संग, ये जो और सारी चीज़ें हैं ये उसका तरीका है। बल्कि हमारे कवि हुए बहुत बड़े, तो वो तो एक बड़ी ऊंची बात कहते हैं, इसको नशे को, ये धतूरा जो होता है उसको कनक कहते हैं, और सोने को भी कनक कहते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात हैं वो पाए बौराए। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नशा मुक्ति के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। तो नशा मुक्ति एक ऐसी समस्या है जिसे जब तक आप खुद प्रण नहीं करते कि मुझे इससे निजात पानी है, सरकारें तो अपना काम करेंगी, लेकिन जब तक आप खुद प्रण नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हल निकल सकता है। सब कुछ आपके ऊपर है। आज की प्रस्तुति में इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।